Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो इंजीनियर्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा डबली रेनफोर्समेंट बीम के ऊपर। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमने पहले बात कर ली थी कि जो हमारा सिंगली रेनफोर्समेंट बीम क्या है, इसमें यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो डबली रेनफोर्समेंट बीम से किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूनिवर्सिटी लेवल में। जैसे कि मैं आपको थोड़ा डिफरेंट बताता हूँ, जो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में और डबली रेनफोर्समेंट बीम में क्या अंतर है। जैसे कि जो हमारा सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होता है उसमें हम टेंसाइल में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, एंड जो हमारा डबली रेनफोर्समेंट बीम होता है उसमें हम टेंसाइल में तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे ही, हालांकि वो कंप्रेशन जोन में भी हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा सिंपल शॉर्टकट होता है जिससे हम पहचान सकें कि हमारा ये डबली रेनफोर्समेंट बीम है या सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी में आपको किस तरीके से आपके थ्योरी पूछी जाएगी या न्यूमेरिकल किस तरीके से आ सकते हैं। तो उसमें आपको लिखा होगा कि डबली रेनफोर्समेंट बीम के बारे में पहले हम डिस्कस करो। उसमें अपन लिखेंगे व्हेन इन आरसी बीम्स स्टील रेनफोर्समेंट्स आर प्रोवाइड इन बोथ कंपैरिजन जोन्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो डबली रेनफोर्समेंट बीम होता है उसमें हम टेंसाइल में और कंप्रेशन जोन दोनों में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। दीज टाइप्स ऑफ बीम्स और सेक्शन आर नोन एज डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन, और इन्हें हम डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन के नाम से जानते हैं। द रीजन फॉर यूजिंग डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन आर एस फॉलो। क्या रीजन होता है हमें कि कंपैरिजन जोन में हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका रीजन बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर 2 बीम डिजाइन किए हैं, एक की है डबली बीम, एक है की है सिंगली बीम। जो हमारा सिंगली बीम होता है उसमें अकेले हम टेंसाइल में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने कर दिया। और जो हमारा डबली रेनफोर्समेंट बीम होता है इसमें हम टेंसाइल में तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कंपेरिजन जोन में भी अपन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिए हैं। जो हमारा सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होता है वो 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर का लोड कैरी कर सकता है। लेकिन अगर हमारा ये लोड इतने 450 न्यूटन से ज़्यादा आ रहा है तो हमें स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं हम डबली रेनफोर्समेंट बीम के अनुसार। फिर इस कंडीशन में हम करते हैं क्या है, यहाँ पर भी जो कंपैरिजन जोन होता है उसमें भी हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ लाने के लिए। यही सिंपल शॉर्टकट है एक डबली रेनफोर्समेंट को क्यों डिजाइन करते हैं एंड सिंगली रेनफोर्समेंट को क्यों डिजाइन करते हैं। हम चलते हैं अपने आगे की ओर। जैसे कि यहाँ पर दिया है द डेप्थ एंड ब्रेथ आर टू बी डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड सेकंड है इन सम केसेस ड्यू टू वाइब्रेशन इन लैंडिंग बेंडिंग ऑफ मूवमेंट एट सेक्शन चेंज इन सिंगल। ओके, यही मुख्य कारण है जैसे मैंने आपको बता दिया क्यों करना पड़ता है अपन को। जैसे कि मैंने आपको, और जब भी हम अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसको हमने डिजाइन किया, उसको हमने क्या किया एक्चुअली क्या किया वो हमने इसको डिजाइन कर दिया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा कि जो हमारा बीम है उसको हमने यहाँ से डिजाइन किया, इसको हमने यहाँ पर लोड देखा, लोड लगाया, जो लोड आ रहा है हमारा 500 किलो न्यूटन का, 500 किलो न्यूटन का। लेकिन जो हमारी एमयू लिमिट है वो कह रहा है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है 450 न्यूटन के लोड को कैरी कर सकता है। तो हम क्या करें, तो हमारी यहाँ पर एक कंडीशन बन जाती है। यहाँ पर जो हमारी कंडीशन बनती है वो ये बनती है, जो एमयू की वैल्यू ज़्यादा आती है एमयू लिमिट से, तो जो हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन होता है हुआ ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन के हिसाब से। लेकिन ऐसे तो हम स्ट्रक्चर को डिजाइन नहीं कर सकते, तो इसके लिए अपन करते क्या है, जो एमयू है एमयू लिमिट की वैल्यू को बढ़ाते हैं। जिस एमयू के बारे में थोड़ा मैं बताऊं, जो एमयू होता है जो ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, कि जो हमारा स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर पर जो एक्सटर्नल लोड कितना आ रहा है ये अपन को ये दिखाता है। एंड एमयू लिमिट है जो हमें दिखाता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है कितने लोड को कैरी कर सकता है। लेकिन अगर क्या हुआ, जो हमारा स्ट्रक्चर है इस पर अगर लोड आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, एमयू लिमिट की वैल्यू बढ़ानी होगी। तो उसके लिए हम करते क्या, उसका एमयू लिमिट का एक फॉर्मूला होता है Q इंटू बी एफ सी के इंटू बी इनकी ब्रेथ और डी इंटू डेप्थ। अगर हमें एमयू लिमिट की वैल्यू बढ़ानी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी ग्रेड बढ़ा सकते हैं, एफ सी के बढ़ा सकते हैं। अगर इससे भी हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम क्या करें,
तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन जोन में भी हमें रेनफोर्समेंट को, कंपैरिजन जोन में भी हमें जो रेनफोर्समेंट है यहाँ पर भी हमें रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करना होता है। और टेंसल में तो हम पहले ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट है टेंसल में वीक होता है, इसके कारण से हमें टेंसल में रेनफोर्समेंट तो पहले से ही देना पड़ता है। अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा, हम चलते हैं अपने आगे की ओर। यहाँ पर हमने वही डिस्कस किया है कि अगर हमारी एमयू की वैल्यू ज़्यादा आ रही है एमयू लिमिट से, तो हम क्या करें। जैसे कि हमारी एमयू दे एमयू एमयू मैक्स की वैल्यू आ रही है हमारी 415 किलो न्यूटन एमएम, लेकिन जो हमारे एमयू है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड लग रहा है हमारे स्ट्रक्चर पे कितना 500 किलो न्यूटन। तो जो हमारा 50 बचा, 50 हमारा होता है रिमेनिंग। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर से हमें स्ट्रक्चर को डिजाइन करना होता है डब्ल्यू रेनफोर्समेंट के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कि जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर से लोड को कैरी करते हैं तो इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, स्ट्रेस कर्व की। क्योंकि यही स्ट्रक्चर है, इससे हमें पता चलता है कि कोई भी स्ट्रक्चर पर किस तरीके से लोड आ रहा है। लेकिन थोड़े बेसिक कंसेप्ट बताएं आपको इसके बारे में। तो ये जैसे कि ये है हमारा, जैसे हमने पहले आपको बताया था AST क्या होता है अपना, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील होता है। लेकिन अगर हम ऊपर भी अगर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो ये होता है एरिया ऑफ कंपेरिजन स्टील। ओके। एंड यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ होती है जिसे इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, एंड ये यहाँ से यहाँ तक की जो डैश होती डेप्थ होती है इसे हम डी डैश के से शो कर देते हैं, और इसे हम डी से शो कर देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा स्टर्न है, स्टर्न के ऊपर की जो कंप्रेशन की वैल्यू आती है 0.0035 आती है। लेकिन जो डी डैश है इसकी हमें वैल्यू पता नहीं है, तो इसकी क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को अपन गिवन करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम इसकी बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। अगर हम डी डैश की वैल्यू है तो इसका एवरेज रेशियो जो हमारा आरसीसी है, आरसीसी में इसकी डी डैश की एवरेज वैल्यू की रेशियो दिया हुआ है डी डैश अपॉन डी इक्वल टू 0.05 टू 0.2। ओके। एंड इसमें ही आता है अपना, इसमें आता है हमारा IS कोड की एक टेबल है 456/2000 में दिया हुआ है कि जो हमारी डी डैश है, डी डैश की जो एवरेज वैल्यू कितनी आती है। अगर हमारी रेशियो इसका 0.05 आया और हमारा ग्रेड MFE 250 है, तो हम इसकी जो वैल्यू है इतनी पुट कर देते हैं। ये वैल्यू आपको याद करनी होगी अगर आपको डब्ल्यू रेनफोर्समेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो। अगर आप याद नहीं करते हो तो आपको IS कोड में गिवन है, अब वहां से भी आप देख सकते हैं। और वैसे भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में IS कोड को ले जा सकते हैं हम। और हम डिस्कस करते हैं आगे की ओर इसमें ही। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है सिंगली रेनफोर्समेंट डबली रेनफोर्समेंट बीम में कितने क्या डिफरेंट हैं। जैसे कि जो हमारा सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होता है उसके क्रॉस सेक्शन में टेंसल में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और डबली रेनफोर्समेंट में हम दोनों सेक्शन में रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम कंप्रेसिव फोर्स कंक्रीट फाइंड आउट करते हैं। जो अपना सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होता है इसमें कंप्रेसिव फोर्स कंक्रीट फाइंड आउट करते हैं और टेंसाइल फोर्स फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो हमारा डबली रेनफोर्समेंट बीम होता है इसमें फिर हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं, कंप्रेसिव फोर्स कंक्रीट के लिए भी और कंप्रेसिव फोर्स स्टील के लिए भी, और स्टील फोर्स फाइंड आउट करते हैं। थर्ड आता है हमारा जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस कितना आता है हमारा कंक्रीट में, ये हमारा स्ट्रेस क्या है, फिक्स है। इसका ये कंप्रेसिव कंक्रीट स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला होता है 0.36 FCK इंटू XU इंटू बी। और जो टेंसाइल है इसका भी फॉर्मूला अपना फिक्स है, टेंसाइल इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही होगा। जैसे कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो हम सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होता है उसमें हम दो चीजें निकालते हैं, कंक्रीट कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्टील। और इसमें हम तीन चीजें निकालना पड़ता है, कंक्रीट कंप्रेसिव एंड कंक्रीट स्टील एंड टेंसाइल कंक्रीट स्टील। अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर।
जैसे कि यहाँ पर इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बीम के। यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं ईएसी क्या है। ईएसी होता है अपना स्ट्रेन कंप्रेसिव स्टील, ये अपन फाइंड आउट करते हैं। इसके अपन करते हैं सिमिलरली ट्रायंगल से। जैसे कि हमें पता है जो ऊपर की जो वैल्यू है अपनी, जो यहाँ पर दी हुई है 0.0035, तो हमने ये लिख दी अपॉन यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू थी अपनी एक्स यू थी, तो ये लिख दी। एंड जो अपना ई स्ट्रेन एस सी ई है अपना, अपॉन इसके लिख दिया एक्स यू माइनस डी डैश। ओके, तो हमने क्या करना था, हमें ओनली यहाँ से यहाँ इसकी ओनली हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी स्ट्रेन एस सी की। तो हमने क्या किया, इससे अपन स्ट्रेन एस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये फॉर्मूला आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये फॉर्मूला से आपके गेट में भी कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने आगे की ओर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बीम निकाल रहे हों तो इसकी लिमिटिंग क्या क्या होती है। जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है स्ट्रेन एस सी इक्वल टू 0.0035 एक्स यू लिमिटिंग डैश डी डैश अपॉन एक्स यू लिमिट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एक्स यू लिमिट क्यों लिखा, अभी हम एक्स यू लिख रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमने आपको बताया था कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ज़्यादा लोड के लिए करना होता है तो हमें एक्स यू लिमिट की वैल्यू बढ़ानी होती है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक्स यू लिमिट लिया। तो ये हमारा एक्स यू लिमिट तो ले लिया, लेकिन हमें डी डैश है, डी डैश की रेशियो तो हमें पहले से गिवन है। अब हम डी डैश की अपन वैल्यू निकालते हैं। वो वैल्यू अपन इस तरीके से निकालेंगे जैसे कि डी डैश इक्वल टू डी इक्वल, इसका रेशियो गिवन है 0.05 टू 0.2 रेशियो। या तो अपन मैक्सिमम वैल्यू ले लें इसकी डी बाई डी डैश की, या तो हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लें, ये है, या हम उसकी सॉरी या तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू ले लें, या हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लें डी बाई डी एस की। तो हम क्या करते हैं, पहले हम दोनों से ले लेते हैं। पहले हम मिनिमम वैल्यू लेंगे डी बाई डी एस का, एंड फिर मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे। पहले हमने क्या किया, मिनिमम वैल्यू ले ली 0.05 डी, जो वैल्यू ली जो इसमें डी स्मॉल डी थी, जो यहाँ पर इनटू में चला गया तो ये आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं ई एस सी। जैसे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया था अपना, ये फॉर्मूला यहाँ पर इसमें पुट कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, एक्स यू लिमिट है। एक्स यू लिमिट का फॉर्मूला होता है के इंटू डी। के की वैल्यू अपन कैसे पता करते हैं, ये अपना IAS कोड 456 2000 में गिवन है कि के इक्वल टू FE 250 है तो इसका 0.53 आएगा। अगर FE 450 है तो 0.58 आएगा, 15 है तो आएगा, ठीक है। एंड अपन अब देखते हैं इसके, मान ले कि हमने क्या किया, रेनफोर्समेंट में 250 यूज किया है तो हमने इसकी वैल्यू रख दी 0.53 डी, ये रख दी यहाँ पर इसकी वैल्यू। एंड अब आगे बात करते हैं हम कि जो अपन यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स यू लिमिट में यहाँ पर वैल्यू रख दी, ये आ गया। यहाँ पर हमने के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ये यहाँ पर इसकी क्या थी, एक्स यू लिमिट था। एक्स यू लिमिट में फॉर्मूले में इसकी के की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से ये निकल के आया। हमने यहाँ पर इसको कर दिया पूरा इसकी वर्किंग प्रोसेस कर दी। इसके बाद हमारी जो वैल्यू निकल के आई, ईएसी की वैल्यू है 0.0031। जैसे कि हमको मालूम है, जो हमारा जैसे कि हमें मालूम है, हमें डब्ल्यू रेनफोर्समेंट में दो कंप्रेसिव निकालने होते हैं, कंप्रेसिव स्टील के लिए, स्टील के लिए, कंप्रेसिव कंक्रीट के लिए। तो यहाँ पर हम टोटल कंप्रेसिव लिखते हैं, कंप्रेसिव सी यू इक्वल टू सी एस कंप्रेसिव कंक्रीट, सी कंप्रेसिव कंक्रीट, सी एस कंप्रेसिव स्टील। यहाँ पर हमने इसकी लिख के भी दे दिया है आपको, कंप्रेसिव जोन कंक्रीट, कंप्रेसिव जोन स्टील। ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करती हैं। अगर हमें डब्ल्यू रेनफोर्समेंट को सॉल्व करना है, इसका हमें लोड को कैरी करके बताना है, तो हमें ये फॉर्मूला अवश्य आना चाहिए। इसका जो न्यूमेरिकल की प्रोसेस है हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इसके स्टेप क्या क्या होंगे न्यूमेरिकल को करने के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।